गर्मी में अमीर घमंडी बहू का फ्रिज। आओ बहू, घर के अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है। आज से तुम इस घर की बहू हो और इसे अपना ही घर समझो। सुजाता के कहने पर अवनी घर के अंदर आती है और अंदर आते ही वो यहाँ वहाँ देखकर अपने रुमाल से अपने चेहरे पर से पसीना पोंछकर कहती है, हे भगवान, कितनी गर्मी है यहाँ। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि रोहित इतने गरीब परिवार से। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने घर से एसी, फ्रिज, पंखा सब कुछ लेकर आई हूँ। कम से कम मुझे यहाँ गर्मी में तो नहीं मरना पड़ेगा। सुजाता ये सुनकर थोड़ा अजीब सा महसूस करती है, लेकिन तभी अवनी उससे कहती है, अरे माँ जी, आप भी क्या ये थाली लेकर यहाँ खड़ी हो? जल्दी से रोहित जी को बुलाओ और उन्हें कहो कि वो मेरे कमरे में एसी लगवा दे और मेरा फ्रिज भी ऑन कर दीजिए ताकि मुझे ठंडा ठंडा पानी पीने के लिए मिल जाए। अवनी की बात सुनकर सुजाता तुरंत रोहित को बुलाती है और अवनी का सारा दहेज का सामान उसके कमरे में रखवा देती है। लेकिन वो अवनी के मायके से आया हुआ फ्रिज अपने रसोई में रखवाती है। अरे ये क्या, सारा सामान तो मेरे कमरे में आ गया, लेकिन मेरा फ्रिज कहाँ है? अरे मैं दहेज में फ्रिज भी तो लेकर आई थी। चिंता करने की कोई बात नहीं है जान, तुम्हारा फ्रिज मैंने रसोई में रखवा दिया है। वैसे भी वो रसोई में ही ठीक है, इस कमरे में जगह ही नहीं बची थी तो मैं कहाँ रखता। रोहित की बात सुनते ही अवनी अपने मन ही मन सोचती है, जरूर मेरी कंजूस सास ने जानबूझकर ही मेरे दहेज में लाए हुए फ्रिज को रसोई में रखवाया होगा ताकि वो पब्लिक फ्रिज समझकर उसका उपयोग करे। लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगी मैं। अपना फ्रिज तो मैं अपने कमरे में ही रखवाऊंगी। ऐसा सोचकर अवनी रोहित से कुछ नहीं कहती। लेकिन उसके जाने के बाद अवनी अपने फ्रिज की चाबियों से उसे लॉक कर देती है और चाबियां अपने पास रखकर वहां से चली जाती है। कुछ ही देर में वहां पर सुजाता आती है और फ्रिज को खोलते हुए कहती है, मेरा पूरा गला सूखा जा रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है आज। जल्दी से फ्रिज का ठंडा पानी पीकर अपने गले को गीला करती हूँ। हाय हाय, अच्छा हुआ जो मेरी अमीर बहू दहेज में फ्रिज लेकर आई है। सुजाता इतना कहते ही जब फ्रिज को खोल नहीं पाती तो वो हैरान रह जाती है। अरे ये फ्रिज खुल क्यों नहीं रहा? क्या हो गया? इसके अंदर कहीं बहू ने इसको लॉक तो नहीं कर दिया? अरे बहू कहाँ है तू? तभी वहां पर अवनी आती है और अपनी सास से कहती है, क्या हुआ सासू माँ, क्यों चिल्ला रही हो? कोई परेशानी है क्या? बहू, ये फ्रिज सुबह तक तो खुला हुआ था, लेकिन अचानक से इसको किसी ने बंद कर दिया। कहीं तूने तो नहीं किया? हाँ, मैंने किया। अरे मेरे दहेज का आया हुआ फ्रिज कोई धर्मशाला का फ्रिज थोड़ी है जो हर कोई इस्तेमाल करेगा। मेरे घर से आया है तो मैं ही इस्तेमाल करूंगी ना। इस पर आप लोगों का कोई हक नहीं है, इसलिए मैंने इसे लॉक कर दिया। कहीं खराब हो गया तो? ये सुनकर सुजाता को बहुत बुरा लगता है। तभी ये सब सुनकर सुजाता की बड़ी बहू नंदिता अवनी से कहती है, अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर घर में कोई भी चीज होती है तो घर के सभी लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर तुम्हारे घर से कोई चीज आई है तो उसे सिर्फ तुम ही इस्तेमाल कर सकती हो, बाकी कोई नहीं करेगा। आप लोगों को एक बात समझ नहीं आती है क्या? मेरा फ्रिज है तो मैं ही इस्तेमाल करूंगी। वैसे भी खुद तो दहेज में कुछ लेकर आई नहीं हो और बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। वो ऐसी बातें करके वहां से चली जाती है, जिसका दोनों सास बहू को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही एक दिन कुणाल अवनी को फ्रिज में आइसक्रीम रखते हुए देख लेता है, जिसके बाद वो अपनी माँ नंदिता के पास जाता है और उससे जिद करने लगता है, माँ मुझे आइसक्रीम खानी है। माँ, अवनी चाची ने फ्रिज के अंदर आइसक्रीम रखी है, मुझे फ्रिज के अंदर वाली आइसक्रीम खानी है। माँ चलो ना, मुझे आइसक्रीम दे दो। नहीं, तुम्हें वो आइसक्रीम नहीं मिल सकती। शाम को तुम्हारे पिताजी आएंगे तो मैं उनसे तुम्हारे लिए आइसक्रीम मंगवा दूंगी। नहीं, मुझे वही आइसक्रीम खानी है, मुझे वही आइसक्रीम खानी है। माँ, मुझे वही आइसक्रीम खानी है। कुणाल जिद पर जिद करने लगता है, जिसके चलते नंदिता को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उसे एक जोरदार तमाचा मार देती है। तभी वहाँ पर कैलाश आता है और वो ये सब देखकर कहता है, अरे पागल हो गई हो क्या? क्यों बेचारे के ऊपर गुस्सा उतार रही हो? एक बात कब से समझा रही हूँ, लेकिन समझता ही नहीं। आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा है, लेकिन हमारी प्यारी देवरानी ने फ्रिज में आइसक्रीम रखकर फ्रिज को ताला मारा हुआ है। चाहे कोई गर्मी में मरे या सड़े, उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कहकर नंदिता रोते हुए कुणाल का हाथ पकड़ती है और वहां से उसे ले जाती है, जिसके चलते कैलाश को बहुत बुरा लगता है और कैलाश अपने भाई रोहित से जाकर कहता है, छोटे भाई, मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम्हारी अमीर पत्नी के नखरे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन अब वो तुम्हारी पत्नी है और हम उसे कुछ कह भी नहीं सकते। इसलिए मैंने कुछ सोचा है, क्यों ना हम डबल मेहनत करें ताकि हम घर की जरूरत की चीजें लेकर आ सके। आपने सही कहा भैया, मुझे नहीं पता था कि अवनी को अपनी अमीरी का इतना घमंड है कि वो अपने दहेज का सामान किसी को इस्तेमाल करने ही नहीं देगी। लेकिन कोई बात नहीं,
हम दोनों भाई मिलकर अपने परिवार के लिए फ्रिज जरूर लेकर आएंगे। दोनों भाई कड़ी मेहनत करके घर में एक नया फ्रिज ले आते हैं, जिसके बाद घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन अवनी को बहुत गुस्सा आता है और वो कमरे में अपने पति रोहित से कहती है, मैंने अपना फ्रिज इस्तेमाल करने नहीं दिया तो मेरी जेठानी और मेरी सास ने आपसे फ्रिज मंगवा लिया। इसका मतलब कि मेरी जेठानी और मेरी सास मुझसे कंपटीशन करना चाहती हैं। अरे मेरे आगे कंपटीशन करने से पहले उन्हें अपनी औकात के बारे में सोचना चाहिए। अवनी के मुंह से ऐसी बातें सुनते ही रोहित को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पर चांटा मारता है। इस घर में कोई कंपटीशन नहीं चल रहा, हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन शायद तुम्हें अपनी अमीरी का कुछ ज्यादा ही घमंड है, इसलिए हम दूसरा फ्रिज लेकर आए ताकि घर में बाकी सदस्यों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन तुम तो समझना ही नहीं चाहती। मैंने तुम्हारे बारे में कितना अच्छा सोचा था, लेकिन तुम वैसी बिल्कुल भी नहीं हो। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी पत्नी बोलते हुए। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अवनी को अपनी गलती का एहसास होता है। अवनी अपनी जेठानी और अपनी सास के पास जाती है और उनसे अपनी गलती की माफी मांगती है। सासू माँ, जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कुछ ज्यादा ही आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया और अपनी अमीरी का घमंड दिखाया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए अपनी गलती सुधारने के लिए। सुजाता और नंदिता दोनों अवनी को माफ कर देती हैं, जिसके बाद अवनी अपनी जेठानी और सास के साथ घुल मिलकर रहने लगती है और अपना फ्रिज भी उनके साथ शेयर करती है, जिसके बाद वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। ज्योति की शादी आकाश के साथ हो जाती है। आकाश एक MNC कंपनी में काम करता था। वो मध्यम वर्गीय परिवार से था। शादी के बाद ज्योति बहू बनकर ससुराल चली आती है। ज्योति बहू, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। जी माँ जी। आइए ज्योति भाभी, हमारे छोटे से घर में आपका स्वागत है। इसके बाद ज्योति आकाश के साथ कमरे में चली जाती है। कौशल्या का घर खास बड़ा नहीं था। 2 कमरों के घर में उनकी जिंदगी कट रही थी। बहू अगले दिन सुबह उठकर घर की साफ सफाई करके सभी के लिए नाश्ता बनाती है। तभी अन्नू ज्योति के हाथों में लगी सुंदर सी मेहंदी को देखकर तारीफ करती हुई कहती है, अरे वाह ज्योति भाभी, आपके हाथों की मेहंदी कितनी सुंदर लग रही है। मेहंदी के डिजाइन और फिनिशिंग्स बहुत अच्छी हैं। जरूर आपने अपनी शादी में किसी महंगी मेहंदी वाली को बुलाया होगा, है ना? जी नहीं नंद जी, ये मेहंदी मैंने खुद से लगाई है और मुझे हर तरह की मेहंदी लगानी आती है। अरे वाह भाभी, आपके हाथों में तो मेहंदी लगाने का गजब का हुनर है। बड़े घर की बेटी होने के बावजूद भी ज्योति बहुत ही जल्द अपने छोटे से गरीब ससुराल में ढल जाती है और अन्नू अपनी भाभी से अक्सर भरी हथेलियों की मेहंदी लगवाती, जिससे गरीब कौशल्या की बहू अपनी सुंदर मेहंदी के लिए गांव के हर घर में छा जाती है। जिसके बाद औरतें अक्सर मेहंदी लगाने उसके घर आती। ऐसे ही एक दिन राधिका उसके घर आती है। नमस्ते कौशल्या मौसी। अरे राधिका बिटिया, तू कैसे आना हुआ? कौशल्या मौसी, आप तो जानती ही हैं 2 दिन बाद मेरे भाई रवि की शादी है। बस मेहंदी लगवाने आई हूँ। कहाँ है आपकी बहू? गांव की सभी औरतें आपकी बहू की मेहंदी की खूब बड़ाई कर रही हैं, इसलिए सोचा मैं भी देखूं कैसी मेहंदी लगाती है आपकी बहू। ज्योति बहू। अरे ओ ज्योति बहू। जी माँ जी, बुलाया? बहू, ये राधिका है, तुझसे मेहंदी लगवाने आई है। कुछ ही देर में ज्योति राधिका के हाथों पर सुंदर सी मेहंदी लगा देती है और राधिका खुश होकर कहती है, गांव की औरतें ठीक ही कह रही थी कौशल्या मौसी, आपकी बहू बहुत ही आकर्षक मेहंदी लगाती है। राधिका खुशी से ज्योति को 100 रुपए देकर चली जाती है। मगर उस शाम जब आकाश दफ्तर से घर आता है तो उसका परेशान चेहरा देखकर ज्योति पूछती है, आकाश क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं? दफ्तर में कोई दिक्कत चल रही है क्या? ज्योति, कंपनी ने मुझे जॉब से निकाल दिया है। काम छूट जाने की बात सुनकर कौशल्या परेशान होकर पूछती है, मगर आकाश बेटा, कल ही तो तू कह रहा था कि तेरा प्रमोशन होने वाला है। होने वाला था माँ, मगर कंपनी के चालबाज मैनेजर ने छल से मुझे चोरी के झूठे इल्जाम में फंसाकर बॉस की नजर में मुझे बुरा बना दिया और उन्होंने मुझे कंपनी से निकाल दिया। अब क्या होगा? इस घर में एक तू ही तो कमाने वाला था, जिसे घर गृहस्थी चल रही थी। अब बिना काम के घर का दाना पानी कैसे चलेगा? और फिर तेरे बाबूजी की दवाइयों का घर, अन्नू की पढ़ाई का खर्च, कल को उसकी शादी ब्याह भी करना है, ये सब कैसे होगा? माँ जी, इतनी टेंशन मत लीजिए, वरना आपका शुगर बढ़ जाएगा। हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके साथ गरीब बहू का घर दाने दाने पर आफत छा जाता है। ये सब बहू से देखा नहीं जाता। इसका मन घर में छाई गरीबी में घुला जा रहा था। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस घर से बाहर कदम निकालकर मैं माजी और आकाश के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। मुझे घर में ही कुछ करना होगा। मुझे मेहंदी लगाना तो आता है, क्यों ना मैं मेहंदी लगाऊं।
बहू अपनी सास और पति के सामने मेहंदी लगाने का सुझाव साझा करती है। माँ जी, आप तो जानती हैं मुझे मेहंदी लगाना आता है। मैं सोच रही हूँ कि मेहंदी लगाना शुरू करूँ। इससे जो 4 पैसे आएंगे उससे घर खर्च तो चलेगा। हाँ बहू, तू ठीक कह रही है। इसके बाद ज्योति घर के आधे हिस्से में पर्दे का पार्टीशन डालकर कुछ कुर्सी और मेहंदी की कीप खरीदकर बाहर मेहंदी का बोर्ड लगाकर ग्राहकों के आने का इंतजार करती है। इतनी देर हो गई, अभी तक एक भी ग्राहक मेहंदी लगवाने नहीं आया। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और 2 औरतें मेहंदी लगवाने अंदर आती हैं। आइए आइए, अंदर आइए। हमें मेहंदी लगवानी है, बट हमें बेल डिजाइन लगवाना है। तुम्हें आता तो है? हाँ, मुझे अरेबिक डिजाइन, बेल डिजाइन, ब्राइडल मेहंदी लगाना भी आता है। आप बैठ जाइए। कुछ ही देर में बहू दोनों ग्राहकों को बड़े ही आकर्षक मेहंदी के बेल डिजाइन लगा देती है। मेहंदी की सुंदर कारीगरी को देखकर कस्टमर बहुत ही खुश होती हैं। वाओ, आई लाइक इट। तुमने तो माइंड ब्लोइंग मेहंदी के बेल डिजाइन बनाए हैं और फिनिशिंग वर्क भी बहुत अच्छा है। ये लो तुम्हारे पैसे। दोनों लड़कियों को गरीब बहू की लगाई मेहंदी इतनी पसंद आती है कि वो बदले में उसे 1000 रुपए देकर चली जाती हैं। अब हर दिन के साथ गरीब बहू की मेहंदी का सुरूर सभी औरतों पर छा जाता है। अब आए दिन गरीब बहू के घर में मेहंदी लगाने वाली ग्राहकों की भीड़ जमी रहती। धीरे धीरे बहू के घर के हालात सुधरने लगते हैं। यू आर टू गुड ज्योति भाभी, आपकी मेहंदी ने तो पूरे गाँव में सुर्खियाँ बटोर ली हैं। अब लगता है आपकी नंद को भी आपसे मेहंदी लगाना सीखना पड़ेगा। सचमुच ज्योति बहू, आज अगर तू ना होती तो हम तो गरीबी से भूखे मर रहे होते। वो तो भगवान का भला है जो तेरे हाथों में मेहंदी लगाने का हुनर है, वरना हमारे घर का चूल्हा भी ना जलता। गुजरते दिनों के साथ बहुत ही ज्यादा गर्मी होने लगती है, जिसे देखकर कोई भी ग्राहक अब गरीब बहू के घर मेहंदी लगवाने नहीं आता। ये देखकर बहू दुखी मन से कहती है, कई दिन बीत गए और अब तो शादी का सीजन भी शुरू हो गया, मगर कोई भी ग्राहक मुझसे मेहंदी लगवाने नहीं आया। आखिर बात क्या है? ज्योति भाभी, आज मैं कॉलेज से घर आ रही थी तो मैंने देखा सभी औरतें ब्यूटी पार्लर से मेहंदी लगवा कर निकल गई थी, इसीलिए कि वहाँ उन्हें एसी की ठंडी हवा मिलती है और हमारे घर में गर्मी ज्यादा है, इसलिए ग्राहकों ने यहाँ आना छोड़ दिया है। अगर मुझे अपनी मेहंदी का काम आगे बढ़ाना है तो एसी लाना होगा। इसके बाद बहू अपनी मेहंदी लगाने के काम को बनाए रखने के लिए किस्त पर एक एसी ले आती है और उसे घर में लगा देती है और साथ ही एक नया बोर्ड घर के बाहर लगा देती है। तभी एक दिन 2 औरतें गरीब बहू के घर आगे से गुजर रही होती हैं। तभी बोर्ड पढ़कर वहां रुक जाती हैं। यहाँ मेहंदी लगाई जाती है सिर्फ 100 रुपए में, साथ में एसी की ठंडी हवा निःशुल्क। अरे वाह अंजलि, जब गांव में ही एसी की ठंडी हवा में मेहंदी लगवाने वाली है तो इतनी गर्मी में मीलों दूर चलकर कहीं और क्यों जाना। चल अंदर चलते हैं। इसके बाद दोनों मेहंदी लगवाने के लिए अंदर आ जाती हैं, जहां मेहंदी लगाने का पूरा एरिया एसी की हवा के कारण एकदम ठंडक से भरा होता है। अरे यार रूबी, यहाँ आकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर की जन्नत में ही आ गए हो। आप दोनों का स्वागत है। हम मेहंदी लगवाने आए हैं। 2 दिन बाद मेरी शादी है, मुझे सुंदर सी ब्राइडल मेहंदी लगा दो और कोई जल्दी नहीं है, आराम से लगाना। ये सुनकर ज्योति मुस्कुरा देती है और अंजलि को मेहंदी लगाने लगती है। अंजलि एसी की ठंडी ठंडी हवा में आराम से बैठकर गरीब बहू से मेहंदी लगवाती है। ये लीजिए, आपकी मेहंदी लग गई। अब मेरी बारी है, मुझे सुंदर सी अरेबिक मेहंदी लगाना। थोड़ी ही देर में दोनों की मेहंदी पूरी हो जाती है और अंजलि पैसे देते हुए कहती है, थैंक यू सो मच हमें इतनी सुंदर मेहंदी लगाने के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट इस एसी की ठंडी हवा देने के लिए। मैं अपनी सारी ब्राइड फ्रेंड को कहूंगी वो तुमसे ही मेहंदी लगवाएं। एसी के आ जाने के बाद गरीब बहू के पास मेहंदी लगवाने के लिए हर वक्त औरतों की भीड़ जमी रहती, जिससे धीरे धीरे उसकी कमाई में बढ़ोतरी होने लगी और जल्द ही ज्योति ने एसी की पूरी किस्त भर दी और अब अनु को भी अपनी भाभी की तरह मेहंदी लगाने का फितूर चढ़ गया। जिसके बाद बहू सारा दिन औरतों को मेहंदी लगाती और रात में अपनी ननद को मेहंदी लगाना सिखाया करती, जिसके बाद गरीब बहू की ननद भी मेहंदी लगाने में उसकी मदद करती, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई होती। वहीं जिसे कुछ ही वक्त बाद गरीब बहू अपने छोटे से गरीब ससुराल को तोड़वाकर एक सुंदर से घर की नींव रखती है।